हेलो गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं एक मास्टरपीस मूवी को समझने के लिए जो कि आज से करीब 57 साल पहले रिलीज हुई थी। अब मैं इसे मास्टरपीस क्यों बोल रहा हूँ, तो वो इसीलिए क्योंकि ये मूवी अपने आप में ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बयां करती है। शायद एक बार देखने से ये मूवी आपको समझ में नहीं आएगी, मगर जब समझ आएगी तो आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे अर्ली ह्यूमंस किसी समय पर खाने पीने के लिए तड़पते थे और आगे चलकर फ्यूचर में वही ह्यूमंस जुपिटर तक जाने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला स्पेसक्राफ्ट भी तैयार कर लेते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है आज से करीब लाखों साल पहले से, जब धरती पर मॉडर्न ह्यूमंस नहीं बल्कि एप्स रहा करते थे। वो अभी डेवलपिंग स्टेज में थे। उनके अंदर ना ही सोचने की शक्ति थी और ना ही वो शिकार करने में माहिर थे, जब तक कि उनके सामने एक डाइवाइन मोनोलिथ नहीं आता। तो होता कुछ ये है, उस टाइम पर वो एप्स ऐसे ही खुले मैदानों में पानी के सोर्स के आसपास रहा करते थे ताकि उनको पानी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। उस टाइम पर वो लोग ग्रुप बना कर रहते थे। एक ग्रुप एक पर्टिकुलर एरिया पर कब्जा करके वहीं रहता था। ऐसे ही कुछ एप्स का एक ग्रुप था। वो लोग एक छोटे से पानी के गड्ढे के पास में रहते थे। एक दिन कुछ नए एप्स का ग्रुप वहां पर आता है और पहले वाले सभी एप्स की टोली को वहां से भगा देता है। पहले वाले एप्स के ग्रुप ने काफी ज्यादा विरोध किया, मगर दूसरे एप्स का ग्रुप उनको वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है। पहले वाला ग्रुप वहां से भागकर एक गुफा में चला जाता है, जिसके बाद कुछ ही देर में रात हो जाती है। वो सब लोग आराम से गुफा में सो रहे होते हैं। सुबह सबसे पहले उस ग्रुप का लीडर जागता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखता है उसकी गुफा के सामने एक रेक्टेंगुलर मोनोलिथ एकदम स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हुआ है। ये देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि रात में सोने के टाइम पर वो मोनोलिथ वहां पर नहीं था। उस टाइम पर कोई भी नेचुरल क्रिएशन इतनी स्मूथ एंड एकदम स्ट्रेट एंड पॉलिश्ड नहीं रहती थी। इस नई चीज को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने सभी साथियों को जगाने लगता है। सभी लोग जाग जाते हैं और वो सब लोग भी उस अनजान और अनोखी चीज को अपने सामने खड़ा देखकर चिल्लाने लगते हैं। वो लोग धीरे धीरे उसके पास जाते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं। उसे छूने के बाद उन लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि ये चीज उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वो थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक दिन एक एप एक स्केलेटन के पास में बैठा हुआ होता है। तभी उसको पता नहीं क्या सोचता है और वो अचानक से एक हड्डी को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है और फिर वो एक मजबूत हड्डी को उठाता है और उस हड्डी को पूरे स्केलेटन पर जोर जोर से मारने लगता है। जैसे जैसे वो वार कर रहा होता है, उसको समझ आ रहा होता है कि इस चीज का यूज करके किसी को भी मारा या तोड़ा जा सकता है। इसके बाद से हर एक एप अपने पास एक हड्डी रखता हुआ दिखाई देता है और वो लोग उसका यूज करके किसी भी जानवर को मार सकते थे। धीरे धीरे वो अब शाकाहारी से मांसाहारी में कन्वर्ट होने लगे थे। जिस तरीके से शेर और चीता उन्हें और उनके बच्चों को मारकर खाते थे, अब एप्स भी जानवरों को हड्डियों से मारकर खाने लगते हैं। इससे उनके अंदर एक डेवलपमेंट का एंगल शो होता है। कुछ टाइम बाद गुफा में रहने वाला ग्रुप वापस से अपने पुराने तालाब के पास में जाता है। वो देखते हैं कि उनका वो छोटा सा तालाब अभी भी दूसरे एप्स ने घेरा हुआ है, मगर इस बार वो लोग पूरी तैयारी के साथ में आए थे। उन सबके हाथों में हड्डियां थीं। उन हड्डियों का वो एक वेपन के तौर पर यूज करके दूसरे ग्रुप के लीडर को मार देते हैं और ये देखकर बाकी बचे हुए एप्स अपने आप वहां से डरकर भाग जाते हैं। अपनी इस जीत की खुशी में एक एप हड्डी को बहुत तेजी से आसमान में उछालता है। धीरे धीरे वो हड्डी नीचे आ ही रही होती है कि इतने में ही नेक्स्ट सीन में लाखों साल बीत चुके होते हैं और वो हड्डी अब एक स्पेस स्टेशन में बदल जाती है, जो कि स्पेस में उस फेंकी हुई हड्डी की तरह फ्लोट कर रहा होता है। और वो एक ऐसा पल था जहां ह्यूमन स्पीसीज ने पहली बार कुछ आसमान की तरफ फेंकने की कोशिश की थी। किसने सोचा था कि उस दिन उछाली गई वो हड्डी एक दिन किसी रॉकेट या स्पेसशिप को भी आसमान में उछालने का रास्ता दिखा देगी। यहाँ पर डायरेक्टर ने ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि आज जो स्पेस स्टेशन स्पेस में फ्लोट कर रहा है, उसकी शुरुआत ऐसे ही किसी हड्डी या पत्थर के ऊपर उछालने से हुई थी और धीरे धीरे उसी प्रिंसिपल को समझकर आज स्पेस में हम इतने सारे सैटेलाइट्स एंड मिशंस लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इस टाइम तक ह्यूमंस इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि वो स्पेस स्टेशन तक शटल के जरिए आसानी से आ जा सकते हैं। यूएसए से एक शटल हिल्टन स्पेस स्टेशन की ओर जा रहा होता है, जिसमें डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड बैठे हुए होते हैं। हेवुड फ्लॉयड नेशनल काउंसिल ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जो कि हिल्टन स्पेस स्टेशन से मून पर प्रेजेंट क्लेवियस मून बेस पर मीटिंग अटेंड करने के लिए जाने वाले थे।
एक्चुअली अर्थ से डायरेक्टली मून के लिए कोई भी शटल नहीं है, तो इसीलिए डॉक्टर फ्लॉयड पहले हिल्टन स्पेस स्टेशन एंड फिर वहां से क्लेवियस मून बेस के लिए निकलते हैं। हिल्टन स्पेस स्टेशन पर पहुंचकर वो थोड़ी देर वॉइस कॉल पर अपनी बेटी से बात करते हैं, जिसके बाद उन्हें वहां पर एक रशियन साइंटिस्ट भी मिलता है जो फ्लॉयड से क्लेवियस पर फैली हुई किसी महामारी के बारे में पूछता है। लेकिन फ्लॉयड इस बात को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में बात करने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट सीन में अब फ्लॉयड का अगला सफर हिल्टन स्पेस स्टेशन से मून की तरफ स्टार्ट होता है। रास्ते में हम देखते हैं कि स्पेस शटल्स इतनी एडवांस्ड हो चुकी हैं कि वहां पर अब आप कॉफी, स्नैक्स सब कुछ ले सकते हो। एक नॉर्मल फ्लाइट की तरह हमें उसमें भी एयर होस्टेसेस देखने को मिलती हैं जो कि पैसेंजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कुछ टाइम बाद फ्लॉयड क्लेवियस मून बेस पर पहुंच जाते हैं। मून पर भी उनका बेस काफी ज्यादा एडवांस्ड होता है। वो एक अंडरग्राउंड बेस होता है जिसमें स्पेस शटल सीधा उस बेस के अंदर ही उतरता है। इसके बाद फ्लॉयड वहां पर एक मीटिंग अटेंड करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने मून बेस पर महामारी वाली छोटी बात न्यूज में फैला दी है ताकि किसी को भी शक ना हो कि हम लोग मून पर क्या कर रहे हैं। एक्चुअली उन्हें मून पर सेम ऐसा ही एक मोनोलिथ मिला है जो लाखों साल पहले उन एप्स को अपनी गुफा के सामने गड़ा हुआ मिला था। उस टाइम पर उन एप्स के लिए भी वो अजीब था और फ्लॉयड एंड बाकी सभी के लिए भी मून पर इस मोनोलिथ का मिलना अजीब था, क्योंकि मून पर ये कहां से और कैसे आया ये बात उनकी रातों की नींद उड़ा रही थी। फ्लॉयड मीटिंग अटेंड करने के बाद उस मोनोलिथ को देखने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचकर उसके साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश करते हैं, उस मोनोलिथ से एक तेज रेडियो सिग्नल जुपिटर की ओर जाने लगता है। उस रेडियो सिग्नल की आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है जिसकी वजह से वो लोग वहां से जल्दी से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लॉयड को क्लेवियस मून बेस पर गए हुए 18 महीने बीत चुके हैं और अब 18 महीने बाद उन्होंने एक जुपिटर मिशन लॉन्च किया है जिसका मकसद सिर्फ मोनोलिथ से निकले उस रेडियो सिग्नल का पता लगाना है। 18 महीने में उन लोगों ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है जो पिछले स्पेसक्राफ्ट से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। जहां प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट में ट्रेवल करते हुए फ्लॉयड को जीरो ग्रेविटी का सामना करना पड़ रहा था, वहीं इस एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी को दिखाया गया है। इसके अलावा एक और चीज है जो नोटिस करने वाली है। जब एप्स को पहला मोनोलिथ मिला था तो उनका एडवांसमेंट लेवल काफी ज्यादा अप हुआ था। वो हड्डियों को एक हथियार की तरह यूज करना सीख गए थे। सिर्फ फूल पत्तियों से हटकर अब वो जानवरों को मारकर खाना सीख गए थे और अब वो धीरे धीरे अपने लिए लड़ना भी जानते थे। जब नेक्स्ट मोनोलिथ मून पर मिला तो उसके सिर्फ 18 महीने के बाद ही ह्यूमंस इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि उन्होंने जुपिटर के लिए एक मिशन लॉन्च कर दिया और एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला हाईली एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट बना दिया जिसमें HAL नाम का एक एडवांस्ड एंड पावरफुल कंप्यूटर भी मौजूद है। HAL 9000 सीरीज का एक और ट्विन सिस्टम अर्थ पर भी मौजूद है जिससे कंपेयर करके उसकी फंक्शनिंग को और भी ज्यादा स्मूथ किया जा सकता है। वो स्पेसक्राफ्ट की हर एक चीज पर नजर रखता है। HAL इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि अगर आप उसके सामने सिर्फ लिप्स मूवमेंट भी करोगे तो वो समझ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। उस मिशन में टोटल 5 लोग मौजूद हैं जिनमें 3 को हाइबरनेशन की कंडीशन में रखा गया है ताकि एनर्जी रिसोर्सेज को सेव किया जा सके। बाकी बचे हुए 2 मेंबर्स स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए हैं, जिसमें डॉक्टर डेविड बोमेन मिशन कमांडर हैं और डॉक्टर फ्रैंक पोल उनके डेप्यूटी हैं। हाइबरनेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान एक तरह की नींद में होता है। फर्क बस इतना है कि इस कंडीशन में वो कभी भी सपने नहीं देख सकता है। इसमें इंसान को एक स्पेशल चैम्बर में रखा जाता है, उसकी हार्ट बीट एंड ब्रेथ को कंट्रोल किया जाता है। वो 1 मिनट में सिर्फ 1 बार सांस लेता है और उसका दिल 1 मिनट में सिर्फ 3 बार धड़कता है। उसका बॉडी टेम्परेचर -3 डिग्री पर रखा जाता है। हाइबरनेशन की कंडीशन में इंसान को टाइम का कोई भी सेंस नहीं होता है। इन सब के अलावा एक 6th मेंबर भी उनके साथ में मौजूद है और वो है HAL 9000 जो कि अब तक का सबसे एडवांस्ड एंड इंटेलिजेंट कंप्यूटर है। वो इंसानों की तरह बात करता है और वो सभी चीजों को कंट्रोल भी करता है, यहाँ तक कि हाइबरनेशन चैम्बर्स को भी वही कंट्रोल करता है। हाइबरनेशन चैम्बर में मौजूद 3 लोग जुपिटर पर पहुंचकर सर्वे करने वाले थे, इसीलिए उनके एनर्जी रिसोर्सेज को सेव किया जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेविड बोमेन अपने हाइबरनेटेड क्रू मेंबर्स की स्केच ड्राइंग बना रहे होते हैं
तभी उनको HAL बताता है कि स्पेसक्राफ्ट की AE-35 यूनिट में कोई फॉल्ट आ गया है और ये मिशन अगले 72 आवर्स में फेल हो जाएगा। ये बात सुनकर डेविड एंड फ्रैंक उस यूनिट को रिपेयर करने के लिए काम पर लग जाते हैं। इसके बाद डेविड बोमेन AE-35 यूनिट पर जाकर एक ट्रांसमीटर को एक्सचेंज करता है। उस फॉल्टेड ट्रांसमीटर को वापस लाने के बाद डेविड उसे चेक करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि उस यूनिट में कोई फॉल्ट नहीं है। अर्थ से भी उनकी टीम का एक मैसेज आता है जिसमें अर्थ पर मौजूद HAL 9000 ट्विन सिस्टम कंफर्म करता है कि HAL से ही कोड रीड करने में कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से उसने मिशन फेलियर का गलत प्रेडिक्शन किया। ये सब बातें HAL सुन रहा होता है। HAL डेविड को पूछता है कि क्या उसे उसके ऊपर शक हो रहा है। तब डेविड बोलता है कि ऐसा नहीं है, उसे HAL के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन वो उसे बोलता है कि तुम अपने और अपने ट्विन सिस्टम के बीच इस कॉन्ट्राडिक्टरी एनालिसिस को कैसे जस्टिफाई करोगे। तब HAL बोलता है कि मैं अब तक का सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर हूँ जो कि किसी भी एरर को क्रिएट करने के लिए इनकेपेबल है। ये फॉल्ट जरूर किसी ह्यूमन एरर की वजह से है। HAL की ये बात सुनने के बाद डेविड फ्रैंक को बोलता है कि मुझे सी पोर्ट में ट्रांसमीटर में कुछ ट्रबल हो रहा है, तो क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरी मदद करोगे। डेविड HAL के सामने इस बात को झूठ बोलता है क्योंकि उसे फ्रैंक से अकेले में कुछ बात करनी होती है। इसके बाद वो दोनों लोग एक सी पोर्ट में अंदर बैठ जाते हैं और डेविड HAL से सी पोर्ट के सारे कनेक्शंस कट कर देता है। अब डेविड और फ्रैंक की आवाज HAL नहीं सुन सकता था। वो दोनों लोग आपस में बात करके डिसाइड करते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट HAL एंड उन्हें HAL के हायर ब्रेन फंक्शन को बंद करना होगा, वरना ये उनके मिशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। HAL को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, मगर वो उनके लिप्स मूवमेंट से सब कुछ पढ़ लेता है और उनका आगे का प्लान समझ जाता है। इसके बाद वापस से फ्रैंक उस पहले वाले ट्रांसमीटर को लेकर सी पोर्ट के जरिए AE-35 की ओर जाता है, जहां रास्ते में ही HAL फ्रैंक की ऑक्सीजन पाइप को कट कर देता है और उसे स्पेस में धकेल देता है। फ्रैंक वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। डेविड ये सब देखकर तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है। जल्दबाजी में डेविड अपना हेलमेट लेना भूल जाता है और वो बिना हेलमेट के ही फ्रैंक की डेड बॉडी को लेने के लिए एक दूसरी सी पोर्ट के जरिए बाहर जाता है। वो जैसे तैसे करके फ्रैंक की बॉडी को पकड़ता है। इधर डेविड फ्रैंक की डेड बॉडी को पकड़ रहा होता है और उधर HAL उसी टाइम पर डेविड की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर हाइबरनेशन चैम्बर्स में मौजूद 3 रिसर्चर्स को मार देता है। वो उनके सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कुछ ही देर में उन तीनों रिसर्चर्स की भी मौत हो जाती है। अब डेविड फ्रैंक की डेड बॉडी लेकर स्पेसक्राफ्ट की ओर बढ़ने लगता है। स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंचने के बाद डेविड HAL को डोर ओपन करने के लिए बोलता है, मगर डेविड की काफी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी HAL उसे अंदर नहीं आने देता। ये देखकर डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो फ्रैंक की डेड बॉडी को वहीं स्पेस में तैरता हुआ छोड़कर इमरजेंसी एयरलॉक के थ्रू स्पेसक्राफ्ट में एंटर करता है। एयरलॉक में घुसना हेल के लिए बेहद चैलेंजिंग था क्योंकि उसके पास हेलमेट भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह इमरजेंसी एयरलॉक में एंटर हो जाता है। एंट्री करते ही डेविड सबसे पहले HAL के लॉजिक मेमोरी सेंटर वाले चैम्बर में जाता है, जहां वो HAL की लॉजिक लगाने वाली एबिलिटी को डाउन कर देता है। हेल उसे ऐसा करने से बहुत ज्यादा मना करता है, लेकिन डेविड को समझ में आ चुका था कि हेल अब उनके मिशन के लिए खतरा बन चुका है और वो एक एक करके मेमोरी मॉड्यूल्स को निकालना शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे मेमोरी मॉड्यूल्स को निकाल रहा होता है, हेल की मेमोरी पावर एकदम बच्चे जैसी होती चली जाती है और एंड में उसकी मेमोरी इतनी वीक हो जाती है कि वो अपना याद किया हुआ एक गाना भी अच्छे से नहीं गा पाता है। इसके बाद डेविड को फ्लॉयड का एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है, जिसमें वो उस मिशन का मोटिव बताते हैं। मिशन पर जाने से पहले किसी को भी उस सीक्रेट मिशन के बारे में नहीं पता था। उनको बस इतना बताया गया था कि उन्हें जुपिटर पर जाकर एक रिसर्च प्रोग्राम चलाना है। इसके पहले तक स्पेसक्राफ्ट में मौजूद किसी भी मेंबर को इस मिशन के बारे में नहीं पता होता है, एक्सेप्ट हेल। उसे इस मिशन के बारे में पहले से ही पता था। डॉक्टर फ्लॉयड बताते हैं कि कैसे उन्हें 18 महीने पहले टाइको क्रेटर में एक 4 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराना एक मोनोलिथ मिला था, जो कि कम्प्लीटली इनर्ट था, मगर उसमें से एक बहुत तेज रेडियो सिग्नल निकला जो जुपिटर की तरफ जा रहा था, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास पहुंचता है, जहां पर ठीक वैसा ही एक
और मोनोलिथ स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है। जब वो मोनोलिथ डेविड को दिखाई पड़ता है तो वो उसके पास जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलता है, मगर जैसे ही वो उस मोनोलिथ की तरफ आगे बढ़ता है वो एक स्टारगेट में ट्रेवल करने लगता है, जिसमें वो अपनी आंखों के सामने बहुत सारी रंग बिरंगी लाइट्स देखता है। वो एक बहुत तेज स्पीड में उन लाइट्स को पार कर रहा होता है। वो लाइट्स इतनी तेज थी कि उनकी वजह से उसकी आंखें भी सब कुछ अजीब ही कलर में देख रही थी। रास्ते में वो बहुत कुछ अजीब अजीब चीजें देखता है, जैसे कि पहाड़, मैदान, झरने, मगर उसकी आंखों के सामने कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं था। उसकी आंखें उन चमकती हुई लाइट्स की वजह से कुछ भी क्लियरली नहीं देख पाती हैं। ट्रेवल करते करते कुछ टाइम बाद डेविड अपने ईवीए पॉड के साथ एक रूम में पहुंच जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा न्यू क्लासिकल और फ्रेंच स्टाइल जैसा लगता है। वहां पर वो अपने आप को ओल्ड वर्जन में देखता है। 1980 की एक डॉक्यूमेंट्री के इंटरव्यू में क्यूब्रिक ने बताया था कि डेव को गॉड लाइक एंटिटीज द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो एक ऐसी एंटिटी है जो प्योर एनर्जी एंड इंटेलिजेंस से बनी है और जिनकी कोई भी फिजिकल शेप नहीं है। वो एलियंस डेविड को स्टडी के लिए एक ह्यूमन जू में रखते हैं, जहां उसकी पूरी जिंदगी उसी कमरे में बीत जाती है और उसे समय बीतने का कोई भी एहसास तक नहीं होता है। वो लोग जानबूझकर फ्रेंच स्टाइल की एक गलत नकल वाला कमरा चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये डेविड को अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे धरती पर जू में ह्यूमंस जानवरों के लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और वो बेड पर लेटा हुआ है। उसी टाइम पर उसके सामने एक फाइनल मोनोलिथ आता है। इस मोनोलिथ के आने से कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला था। जैसे ही वो उस मोनोलिथ को छूने की कोशिश करता है वो एक स्टार चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक बबल के अंदर होता है और वो स्पेस में अर्थ की ओर देखते हुए फ्लोट कर रहा होता है। ये ह्यूमन एवोल्यूशन का एक लास्ट स्टेप था, जिसमें फाइनल मोनोलिथ डेविड को एक सुपरनेचुरल बीइंग में कन्वर्ट कर देता है, शायद ठीक उन एलियंस की तरह ही जिन्होंने ह्यूमंस को डेवलप करने के लिए उन मोनोलिथ्स को एक एक करके सबके सामने लाया था। इस एंडिंग का मतलब ये है कि इंसानी इवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप शुरू हो चुका है। ह्यूमंस सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि कॉन्शियसनेस के एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। मोनोलिथ यहाँ पर एक हायर इंटेलिजेंस या गॉड लाइक एलियन फोर्स का सिंबल है, जो हर बार ह्यूमैनिटी को एक नई डायरेक्शन में पुश करती है। जैसे पहले बंदर से इंसान बना, फिर इंसान से स्पेस ट्रेवलर और अब इंसान से कॉस्मिक बीइंग।